का क्वेश्चन पेपर है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बार मैं आपके कमेंट्स ले लूं क्योंकि आप लोग कमेंट्स की बारिश कर रहे हो, राइट। चलो आ जाओ, कमेंट्स की बारिश कर रहे हो सभी लोग। हाँ चलिए बिल्कुल आ जाओ। प्रियंका वर्मा, दिवाकर, अरे बेटा पढ़ा देंगे। दिवाकर कितने मैसेज आए हैं? कल आप बात करना, ठीक है। कल आप बात, कल हिंदी के पेडागोजी एक क्लास में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो हाँ प्रिया, हरदयाल पटेल वेलकम है भाई आप सभी का। प्रियंका, शिवानी आ जाओ भाई, आज ख़त्म करेंगे बिल्कुल। और आज कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, एक नई थ्योरी भी पढ़ेंगे आप लोग। चलो स्टार्ट करें। रोहित, प्रिया, रितु, प्रियंका, नेहा, बेटा सभी लोग केवीएस करोगे कि नहीं करोगे? ये केवल सीडेड पास करोगे। अब वक्त आ चुका है दशरथ मांझी बनने का। देखो ठान लो, ये लास्ट नौकरी है, दोबारा केवीएस में इतनी वैकेंसियां नहीं आएंगी। तो दिमाग में बिठा लो, पागलपन बसा लो, क्योंकि पूरा जीवन समर जाएगा। पूरा जीवन जो आप बाकी की जिंदगी जो मात्र 3 महीने की मेहनत है, 3 महीने की मेहनत है। 3 महीने अपने आप को पागल बना लेना। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे केवीएस में नौकरी लेनी है, मैं गारंटी कर रहा हूं तुम जीरो, आज मान लीजिएगा कि तुम आज जीरो, सर मैं जीरो हूं, बस 3 महीने तुम लगाओ। 3 महीने बेटा खुद को दे दो, बिस्तर पकड़ लो। बिस्तर का मतलब है कि जहां तुम बैठे हो वहीं पर, उसी बिस्तर पर, ठीक है, बैठ जाओ बस, ठीक है, और लगे रहो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करो, तैयार। अरे 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में अभी कोई प्रैक्टिस सेट मत खरीदना बेटा, प्रैक्टिस सेट मैं बताऊंगा वही खरीदना, क्योंकि सभी विद्यार्थी वही प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे, ठीक है, मार्केट में जो अच्छा होगा, ठीक है, और हम उसी को सॉल्व कराएंगे आपको। और मैं बेटा कुछ नया करूंगा आपके लिए, मैं रेगुलर आपके लिए कुछ करंट के क्वेश्चन, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन, कुछ पॉलिटी क्वेश्चन, कुछ उसके क्वेश्चन, ठीक है, कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन बेटा, जो आपका जीएस पेडागोजी वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं मजबूत कराऊंगा। बस तत्परता दिखाने की जरूरत है, लॉ ऑफ रेडीनेस दिखाने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आप लॉ ऑफ रेडीनेस दिखाओगे, मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ कि हम लोग केवीएस में नौकरी लेंगे, बस, ठीक है। जिस दिन आपको लग जाए कि सर अब मेरा काम, मेरा एग्जाम निकल रहा, बस उसी दिन से इंटरव्यू में लग जाना, ठीक है, उसी दिन से इंटरव्यू में लग जाना, और आपका 100% एग्जाम निकलेगा और आपका इंटरव्यू निकलेगा। बस फॉर्म डालना तैयारी नहीं होती है, कहीं कोचिंग लगाना तैयारी नहीं होती है, तैयारी होती है अपने अंदर एक जुनून लाना उसका, ठीक है। बिल्कुल ठान लो कि सर अब तो यही है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग तैयार हैं। बिल्कुल मैं केवीएस में सारे सब्जेक्ट बता दूंगा। हाँ इंग्लिश नहीं आती बेटा, उसमें संस्कृत नहीं आती है, लैंग्वेज अभी मैं एक दिन आपको सारी वीडियो बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश होगी, राइट। 2 ही लैंग्वेज होती हैं और कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। चलो हाँ अभी कोई मत लेना, बस बेटा अभी लेना मत, आप 1-2 दिन वेट करो, इसके बाद तुम प्रैक्टिस, मतलब अभी फॉर्म भरना हो जाए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट लेना, ठीक है। वही प्रैक्टिस सेट लेना, सभी लेंगे जितने मुझसे जुड़े हैं सभी लोग, और हम उसी पर काम करेंगे रेगुलर, ठीक है, रेगुलर। बस ठान लो। अरे यार क्या करोगे, लास्ट नौकरी है, सोचो बिना नौकरी के क्या हाल होने वाला है हमारा, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी अब भी शायद आपकी फैमिली आपको दे रही होगी, बट आप बिना नौकरी के कल्पना करिएगा कैसी चीजें होने वाली हैं। इसलिए लग जाओ, भिड़ जाओ बस, ठीक है। चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं। चलो संस्कृत नहीं आती बेटा, संस्कृत आती नहीं, केवीएस में संस्कृत है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं। चलो इधर देखते हैं। चलो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर का सही क्रम है। तो वैन हेले का क्रम बता दो ना, वैन हेले का क्रम क्या है सर? पहला है विजुअलाइजेशन, दूसरा है सर एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, और तीसरा है रिलेशन, और पांचवा है आपका डिडक्टिव, चौथा है डिडक्टिव, और पांचवा है आपका ऑक्सीमैटिक यानी स्वयं सिद्ध। बस यही तो लिखा है पहला, यही सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन, वैन हेले साहब का ज्यामितीय स्तर। चलो आ जाओ, क्या आंसर बनेगा? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नैन्सी, आनम, प्रिया, रचना,
शेयर तो करो सभी लोग। ममता ज्योति, बेटा मुझे सीटेट में जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अब केवीएस की बारी है, सीटेट तो तुम्हारा निकलेगा, अब केवीएस की बारी है बेटा। बस सभी लोग अपने अंदर जुनून लेकर आ जाओ, बाकी काम हम करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं कितने विद्यार्थी इसका आंसर जो है वो सही देंगे। भाई सभी लोग रिप्लाई करो, एवरीवन, जितने लोग जुड़े हैं बेटा प्रत्येक स्टूडेंट से रिप्लाई करिएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा, सोच समझकर आंसर करना, ठीक है बेटा। रट्टा या टीपना ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करना आपके कहीं से देखकर आप इसका आंसर दे। बहुत मजेदार क्वेश्चन बेटा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, यानी कि विच स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। किसके बारे में बेटा, कि गणित के यानी मैथमेटिकल नेचर का हम कह रहे हैं कि नेचर के बारे में सही नहीं है बेटा एक स्टेटमेंट। तो देखिएगा, पहला कह रहा है यदि दिक्स्थान परिमाप और माप का विज्ञान है। देखो ये कह रहा है कि ये गणित जो है वो दिक्स्थान परिमाप, ये यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ लिखा है कि गणित जो है वो दिक्स्थान माप परिणाम, ठीक है, परिणाम माप का विज्ञान है। पहला स्टेटमेंट बेटा सही है हमारा। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये क्या है, किसका विज्ञान है, ठीक है। थोड़ा इसको करेक्शन करेंगे तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑप्शन सही है। गणितीय ज्ञान सटीक और व्यवस्थित और तार्किक, बिल्कुल सही बेटा, गणित का जो ज्ञान है वो सटीक है, तार्किक है, व्यवस्थित है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। बिल्कुल बेटा, गणित की डेफिनेशन विवादित नहीं है, तुम विवादित बता दो गणित की डेफिनेशन को। गणित माप का विज्ञान है, बिल्कुल विज्ञान है। गणित अमूल शक्ति का विज्ञान है, बिल्कुल विज्ञान है। तो गणित की जो डेफिनेशन है बेटा परफेक्ट डेफिनेशन है। गणित की जो परिभाषा है वो बेटा, गणित की भाषा गणित की अच्छी तरह से परिभाषित है और स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गणित की जो भाषा वो स्पष्ट है बेटा, क्लियर है, कोई विवाद नहीं गणित की लैंग्वेज में कोई। चलो डी देखते हैं। गणित में सभी प्रमेय और अधिग्रहित प्रमाणित तत्व हैं। देखो प्रमेय क्या होती हैं, प्रमेय की बात करें बेटा, प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। क्या होती है, हाँ, प्रमेय को सिद्ध बेटा किया जा सकता है, किया जा सकता है, राइट। अधिग्रहित की बात करें बेटा, अधिग्रहित का मतलब होता है, ठीक है, ऑक्सीमॉक्स अगर हम कहें इसको, इसके ऊपर याद रखिएगा, जिसे बोलते हैं हम लोग अभिग्रहित। अभिग्रहित बेटा ये स्वयं में सिद्ध होती है। ये क्या होती है बेटा, स्वयं में क्या होती है, प्रूव्ड होती है। और कोई चीज स्वयं में अगर प्रूव्ड है तो वो जरूरी नहीं कि वो प्रमाणिक भी होगी। अगर कोई चीज स्वयं में सिद्ध है, ठीक है, जैसे मैं मानता हूं कि इसका मान 7 है, तो ये स्वयं में सिद्ध हम अगर कर लेते हैं कोई चीज को, तो जरूरी नहीं बेटा वो क्या होती है, ठीक है, कि क्या हो, ठीक है, वो प्रमाणिक ही हो। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, इसका आंसर डी बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। अरे स्पीड बढ़ाते हैं, चलो आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एक मैं आपको फिर बता दूं, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। एक होता है बेटा ओपन एंडेड, ओपन, और एक होता है बेटा क्लोज। बस दो ही चीजें याद रखो बेटा, ओपन और क्लोज। ओपन में बेटा आपकी जो सोच होती है वो अपसारी होती है। कैसी सोच होती है बेटा, अपसारी सोच होती है, ठीक है। और इसमें बेटा आपकी जो सोच होती है वो अभिसारी सोच होती है, ठीक है। यहां पर बेटा आपको अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं, अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं, अनेक उत्तर मिलते हैं। और यहां पर बेटा आपको एक उत्तर मिलता है या निश्चित उत्तर मिलते हैं। मैं कह सकता हूं निश्चित उत्तर मिलते हैं, निश्चित उत्तर मिलते हैं, राइट। क्या भूलोगे आप लोग, कभी नहीं भूलोगे बेटा। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 17 है बेटा, दो संख्याओं का योग 17 है, यानी a प्लस बी बराबर 17। बेटा a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 17 है। अब कुछ भी हो सकता है बेटा, 16 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 17 आ सकता है, राइट, ठीक है, 15 भी हो सकता है, 2 हो सकता है बेटा, 17 आ सकता है, राइट, ठीक है, 10 हो सकता है बेटा, 7 हो सकता है, राइट। यानी कि मल्टी आंसर मिलेंगे बेटा। कैसे आंसर मिलेंगे, मल्टी मिलेंगे, राइट। तो ये कैसा क्वेश्चन है कि सर ये जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। समझ में आया, कैसा क्वेश्चन बेटा, मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये रहा बेटा आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो फिर आप आंसर करो। चलो
आ गया बेटा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कल मैंने पढ़ाया भी था, आप गलती नहीं करोगे आप लोग, मुझे पूरा पता है बेटा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन में बेटा करेक्शन है। देखो इधर कह रहा है, इसको मान लो आप, ये मान लो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ, थोड़ा सा ये यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है, और मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव करते हैं, ये ए है और ये बी है। चलो हाँ आ जाओ बेटा, मानदंड लिखा है, मानदंड, और मानक लिखा है बेटा। कल की क्लास को इग्नोर मत करना बेटा, कल भी मैंने इंपोर्टेंट पढ़ा था, मेरी तो क्लास इग्नोर करना ही मत, सिंपल सी बात है, सीधा कहना है। क्राइटेरियन टेस्ट बेटा, रिफरेंस टेस्ट और बेटा नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, नॉर्म नॉन रेफरेंस टेस्ट। आ जाओ, मानक और क्या होता है बेटा, जिसका मानदंड फिक्स हो वो मानक कहलाता है। मानदंड क्या हो, फिक्स हो। जैसे सीटेट में पास के लिए कितने नंबर चाहिए, सीटेट में पास के लिए कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए, तो ये कैसा है बेटा, ये मानदंड लगाओ, जहां मानक निर्धारित हो वो मानदंड कहलाता है, ठीक है। और मानक में क्या होता है बेटा, एक समूह विशेष में से जो ज्यादा आता है, जो अंक लेकर आता है समूह विशेष में से, वो होता है। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे के 78% है, तो 78% किस में है, एक समूह विशेष होगा, उसमें से उसके कितने आए हैं, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से इस बच्चे का 78% है, ठीक है, तो उस समूह विशेष में से। अच्छा, ये दोनों जो असेसमेंट होते हैं, ये दोनों असेसमेंट का उद्देश्य बच्चे में ना तो निदान करना है ना उपचार करना है, राइट। चलो नोट लगा के लिख लीजिएगा, ना तो मानक का उद्देश्य है ना बेटा, ना मानदंड का उद्देश्य है, ना क्राइटेरियन टेस्ट और नॉर्म टेस्ट, इनका उद्देश्य ना तो बच्चे में कमी देखना है, देखिए कि बेटा ना तो सुधार करना है, इन दोनों का सुधार करना नहीं है, ना बेटा निदान करना है, निदान व उपचार भी नहीं, ये दोनों इससे होते नहीं बेटा। किस में आते हैं, ये आपके वार्षिक जो परीक्षा होती हैं वो सब यही हैं, तो इनका उद्देश्य बच्चे में सुधार नहीं होता है। चलो अब रीड करते हैं, रीड फर्स्ट ऑप्शन रीड किया जाए, देखते हैं क्या बनेगा आंसर। यहां तक समझ में आएगा बेटा सभी को, एक बार कमेंट्स करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ चुका है, आप आगे बढ़िएगा। देखो पहला कह रहा है कि मानक संदर्भित आकलन विद्यार्थी को, यानी मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थी को किसी मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करता है। बिल्कुल सही है बेटा, यानी ये क्या कह रहा है कि ये किसी किस पर करता है, किसी उस पर आकलित करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भैया एक मानदंड होता है कि जैसे सीटेट में 90 लाए, ठीक है, 90 आए कि नहीं आए, उसी आधार पर आपका एक मानदंड होता है और उसी के आधार पर आपका असेसमेंट किया जाता है कि अगर बेटा इस मानदंड को अगर आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो बेटा आप सीख रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं सीख रहे हैं, मतलब इस प्रकार से असेसमेंट किया जाता है। ये कह रहा है कि मानक, यानी कि मानक संदर्भ नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में उपयोगी, बेटा ये इसके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इस असेसमेंट का पर्पज ही नहीं है बच्चे में सुधार करना, निदान करना, बेटा इसका पार्ट है ही नहीं। तो हम कहेंगे ये जो ऑप्शन है बेटा वो हमारा गलत है और पहला हमारा बेटा सही है, यानी कि हमारा केवल ए ही सही है और बी हमारा गलत है। तो फर्स्ट क्या ऑप्शन बनेगा बेटा हमारा, यानी केवल एक ही सही है, यानी ऑप्शन हमारा बी फॉर बॉम्बे बनेगा। अब बेटा जो दोनों हैं, जो लोग डी दे रहे थे, समझ में आ गया बेटा गलती कहाँ गलती हुई है। हाँ राहुल, अनम, प्रियंका, अन्नू, बेटा समझ में आ गया कहाँ गलती हुई है। आगे बढ़ें, चलो कोई डाउट नहीं आता है कि एक बार कमेंट्स करो सभी लोग। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें बेटा, स्टडी, प्रहलाद, ज्योति, नेहा, ममता, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन। मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी। बेटा जब उसके पास में अच्छी तर्कणा है, अच्छी विवेचना है, तो फिर क्या होगा, वो तार्किक व व्यवस्थित रूप सोचने की क्षमता भी होगी बेटा उसके पास में। बोलो होगी कि नहीं होगी। जब वो अच्छी गणितीय यानी कि विवेचना रखती है, तर्क शक्ति रखती है, तो फिर उसके पास क्या होगा बेटा, तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता भी होगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट है, आ जाओ, ये रहा 5वां क्वेश्चन। कोटारी आयोग बेटा लिख लो, याद करो, मैंने एक दिन क्लास में आपको लिखवाया भी था, याद करिएगा इस स्टेटमेंट को बेटा, नोट कर लो, मैंने एक दिन क्लास में बताया भी था एक दिन,
ठीक है। चलो, कोटारी आयोग 1964 और 66। कोटारी आयोग ने बेटा एक सिफारिश की। कोटारी आयोग ने कहा कि गणित विषय को 10वीं तक अनिवार्य कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? यानी कि कोटारी आयोग ने यह कहा कि गणित विषय को, ठीक है, जब कोटारी आयोग 1964 में बना और 66 में अपनी रिपोर्ट दी, तो कोटारी आयोग ने कहा कि गणित विषय को कंपल्सरी किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, ठीक है, जो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए, जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। बिल्कुल ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए। ये तो सीधे एक लाइन आ गई उठकर, याद रहेगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन बेटा, इनमें कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है आपको। चलो 7 क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित नहीं है बेटा, ठीक है, यानी कि संख्याओं के ज्ञान से संबंधित नहीं है। संख्याओं के ज्ञान से बेटा, संख्याओं के ज्ञान से बेटा, पंक्तिबद्धता, पंक्ति में किसी चीज को रखना, ठीक है, यानी सीरिएशन, वर्गीकरण, ये सब है बेटा। लेकिन ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित, ठीक है, या ये जो है बेटा, ये है, ये हमारा इससे कनेक्टेड नहीं है। किससे? संख्या ज्ञान से। तो क्या ऑप्शन बनेगा? डी बनेगा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपके सामने, ये रहा बेटा 8 क्वेश्चन। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बनता है भाई इसका आंसर। देखो, क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है कि भैया 2 सही हो सकते हैं, 3 कभी नहीं हो सकते। देखो, क्वेश्चन ही हमको इशारा कर रहा है, और जब कोई आपकी तरफ इशारा करे बेटा, उसके इशारे को समझना जरूरी है, ठीक है, इग्नोर मत किया करो। चलो, क्वेश्चन क्या इशारा कर रहा है कि समस्या समाधान गणितीय भाषा सहायक होती है समस्या समाधान कौशल को विकसित करने। बिल्कुल सही है बेटा, यानी ऑप्शन हमारा क्या है बेटा? पॉजिटिव है। संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करने में, यानी हमारे कह रहा है कि संप्रेषण और वाचन कौशल को मैं, अब ये बताओ, क्या हमारी रीडिंग में, क्या हमारी गणितीय भाषा हमारे हेल्प करती है? तो आप कहोगे नो सर, बी ऑप्शन। ये कम्युनिकेशन और हमारी रीडिंग की बात कर रहा है। तो गणितीय अगर आपको अच्छा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है बेटा? नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा, राइट। अच्छा, तार्किक कौशल को विकसित करने बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? यानी कि फर्स्ट और थर्ड हमारा सही होगा, तो डी आंसर हमारा बनेगा। बहुत बढ़िया। अब स्पीड बढ़ाते हैं, अब विद्यार्थी भी बढ़ गए हैं, तो अब पकड़ते हैं भाई स्पीड। आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, आप नोटिस करिएगा, एक क्वेश्चन आपको इसका मिल रहा है। पहले क्वेश्चन को समझ लो बेटा, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलो, पहले क्वेश्चन को समझ लो, जितने लोग जुड़े हैं भाई, बिल्कुल प्रहलाद, राहुल, अनम, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। आ जाओ, अब सुनो, विद्यार्थी को एक हल दिया। कक्षा 2 के छात्र ने जब 56 यानी 56 प्लस, ठीक है, 42 को हल करने के लिए कहा गया, तो उसने निम्न प्रकार से हल कर दिया। उसने क्या कर दिया? देखो, उसने क्या कर दिया कि 50 इसमें से 50 में 40 जोड़ दिया, ठीक है, और इसमें से 6 को अलग कर दिया, इसको अलग जोड़ कर दिया। तो ये कितना हो गया बेटा? 90 हो गया, ठीक है। और फिर अलग अलग करके जोड़ दिया, मतलब उसने क्या कर दिया भाई, उसको थोड़ा क्या अलग समस्या लग रही थी, तो उसने क्या कर दिया? अलग अलग करके जोड़ दिया। यानी 40, 50, 40 और 6 को ऐसे करके जोड़ दिया, और 2 को ऐसे करके जोड़ दिया। बस ये जोड़ दिया बेटा। जब ऐसे जोड़ा जाता है, इसको हम प्रतिकारी रणनीति के नाम से जानते हैं। प्रतिकारी रणनीति कहा जाता है, राइट। कौन सी रणनीति कहते हैं बेटा? इसे प्रतिकारी रणनीति कहा जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे क्या है? ये बच्चे के स्वयं की समझ को दर्शा रहा है बेटा। किसको दर्शा रहा है? ये जो क्वेश्चन है, चलो ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? एक गणित अध्यापक के रूप में आपकी छात्र की प्रतिक्रिया क्या होगी? बताओ। पहला कह रहा है कि छात्र को प्रश्न हल करने के लिए अपनी स्वयं की रणनीति को अपनाने के लिए हतोत्साहित करेंगे बेटा। ये कह रहा है हम उसको क्या करेंगे? हतोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो क्या हमें उस चीज को डिसइंकरेज करना चाहिए? क्या होगा? नो सर, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। इसे हमें प्रमोट करना, ना कि हमें डिसइंकरेज करना है। क्या हमें डांटना चाहिए? क्या हमें इंस्ट्रक्शन देना चाहिए? बेटा तीनों ही नेगेटिव है, हटाओ इसको। अगर नहीं भी पढ़ते ना, तब भी हम इसका आंसर निकाल देते हैं। क्या करेंगे बेटा? डी पर डेली लगा देंगे, क्योंकि डेली बेटा सही है इस समय, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? डी बनेगा कि हम क्या करेंगे भाई, ठीक, उसकी विवेचना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, ठीक है। उसकी इस जो वैकल्पिक रणनीति है उसकी हम क्या करेंगे? विवेचना करेंगे। डी ऑप्शन सही होगा। आ जाओ भाई, 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले पढ़ो बेटा। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? यानी कि जहां पर हेल्प की बात हुई है और एक्टिव की बात हुई, बस 2 वर्ड आप पकड़ लो बेटा। जहां सहयोग की बात हो रही हो और जहां एक्टिव की बात हो रही है, वो हमारा सही है। चलो, ये कह रहा है छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श और विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों को क्या कर रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं।
जब वो आकृतियों को बांट रहे हैं, किसको बेटा, शेप्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा वो एक्टिव तो है। ठीक है, क्या जो बच्चा पैसिव होगा क्या वो क्लासिफिकेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए बेटा फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलें, ज्यादा टाइम नहीं लेना बेटा, हलकट क्वेश्चन है ये, हलकट जानते हो जिनमें समय नहीं देना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, 11 क्वेश्चन, वेरी नाइस, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सविता कुमारी, रचना, राहुल, जितने लोग नए विद्यार्थी जुड़े हैं बेटा, कल की क्लास और धमाकेदार होगी। कल हम कुछ नया करेंगे, बिल्कुल अब डेली कुछ नया होगा। ठीक है, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक हमारे प्रयास इसी प्रकार से क्या रहेंगे बेटा, जारी रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से। चलो, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ो। ये कह रहा है, एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है, निम्न संख्याओं के युगों में से बड़ी संख्या का घेरा लगाइएगा। कहा कि बेटा बड़ी संख्या का घेरा लगाइएगा। बच्चों को ये दे दिया गया भाई, एक पहले ये दे दिया गया, मल्टीप्लाई दे दिया गया, और एक बच्चों को क्या दे देगा बेटा, ठीक है, ये दे देगा। देखो अब उसको बताना है बेटा कौन इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है, ये उसको बताना है। ठीक है, जैसे बच्चे ने इसको सॉल्व किया तो 27 आया। ठीक है, यानी और इसको सॉल्व किया तो बच्चे का कितना आया, ठीक है, यानी कि 3 आया। अब उसको बताना है बेटा बड़ी संख्या कौन सी है, राइट। जब इसको सॉल्व किया बेटा, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 2.7 आया, और इसको सॉल्व किया तो कितना आया बेटा, यानी कि 0.3 आया, राइट। चलो, मतलब इस प्रकार से उसे कहा गया, जब इसको सॉल्व किया तो 0.7 आया, 0.27 आया, और जब इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना आया, यानी कि 0.03, ये आंसर आया। अब उसे कहा गया सबसे बड़े को करिएगा। तो यहां पर वो क्या कराना चाहती है, क्या उसका कराने का पीछे का पर्पज है, वो बताना चाहती है। भाई इसको सॉल्व किया तो ये 27 और 3 बना, राइट। इसका 27 बनेगा भाई, ठीक है, और इसका क्या बनेगा बेटा, 3 बनेगा, राइट। चलो, पूर्ण संख्या में गुणन और विभाजन के आकलन के लिए, ठीक है, यानी कि इसका यूज टीचर किस में कर सकती है कि पूर्ण संख्या के गुणन और विभाजन के आकलन करने के लिए, कि भैया इसको गुणा आता है कि विभाजन आता है, कि इसके असेसमेंट करने के लिए कर सकती है। असेसमेंट का मतलब होता है बेटा सीखना, कि इसको वो किसमें, कि भैया ये सीख रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज को इसमें कर सकती है, राइट। चलो, दूसरा कह रहा है कि नैदानिक परीक्षण के रूप में इसका उपयोग दशमलक संख्याओं में गुणन और विभाजन की जो भ्रांतियां हैं, ठीक है, उसको संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। यानी वो इसका प्रयोग ये जानने में कर सकती है कि बच्चे के अंदर कोई कमियां तो नहीं है, और कमियां हैं तो उनमें क्या कर सकती है, वो सुधार कर सकती है। और वो ये भी देख सकती है कि भाई वो गुणा की चीजें कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। देखो एक केस में ये दिया गया, बाकी केस में क्या दिया, दशमलव दिया गया है, तो हम कहेंगे कि हमारे इससे बेटर तो हमारा ये सही है, बी सही है, इससे बेटर तो बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हटाओ इसको। ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, बी बनेगा। हाँ, आगे, हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आया, बढ़े आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ। निम्न कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है बेटा, गणितीय प्रक्रिया नहीं है। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, विजुअलाइजेशन एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंटेशन यानी निरूपण करना एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, बट बेटा एडेप्टेशन एक मैथमेटिकल प्रक्रिया नहीं है। बेटा मैथमेटिकल प्रक्रिया के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं मैथमेटिकल प्रोसेस के ऊपर। तो आंसर क्या बनेगा, D4 डेली बनेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा भाई 13 क्वेश्चन। आ जा, 13 क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याएं यानी जो इबारती सवाल होते हैं वो शामिल किया जाना चाहिए। क्यों भाई, प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम क्यों दी जानी चाहिए। अरे बेटा, अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर वो अपने बच्चे अपने दैनिक जीवन में कैसे उन चीजों को उतार पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 2 और 2 को जोड़ दे तो वो 4 कर देगा, लेकिन हम कहें कि दैनिक जीवन में कैसे सीखे, तो उसको बताएं बेटा तुम्हारे पास 2 पेन थी, 2 तुम्हारा दोस्त देगा, अब कितने हो गए, वो कहेगा 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। इसलिए हम कहेंगे कि भैया हमें इसका यूज, ठीक है, करना चाहिए। अच्छा, देखते हैं क्या आंसर बनेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, इसका आंसर आ रहा है सभी लोगों। क्या बनेगा बेटा इसका आंसर, बिल्कुल कि सर इसका जो आंसर है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण कौशल है। और ये कह रहा है कि ये गणित की भाषा पढ़ाने का एकमात्र साधन है। ये कह रहा है शाब्दिक समस्याओं का निरंतर प्रयोग विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में निपुणता, और ये कह रहा है ये हल करने में आसानी होती है, इसलिए विद्यार्थियों को बेहतर अंक। ये काट दो, ये काट दो, ठीक है, ये काट दो, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है।
क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ये रहा भाई 14 क्वेश्चन। गणित शिक्षण में सांप सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है। किससे बेटा, सांप सीढ़ी का खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन कौन सी अवधारणा सिखाने के लिए, मापन सिखाने के लिए, संख्या सिखाने के लिए, आकृतियां सिखाने के लिए, ज्यामिति। भाई सांप सीढ़ी खेलते हो तो सांप सीढ़ी से बच्चे के अंदर कौन से स्किल बिल्ड होते हैं, बस यही आपको बताना है। तो सांप सीढ़ी से बच्चे क्या सीखते हैं, सांप सीढ़ी जैसे हमने मान लीजिएगा सांप सीढ़ी आपने खिलाई होगी बचपन में, जैसे इस प्रकार से बेटा सांप सीढ़ी में यही तो होता है। देखो सांप सीढ़ी ऐसे होती है, 1 मान ले ऐसी होती है ना, राइट, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है मान लीजिए। ठीक है, अब हमने एक सांप सीढ़ी बना दिया कि बेटा एक सांप सीढ़ी ये बना दी यहाँ पर। ठीक है, ये बना दी सांप सीढ़ी, राइट। ठीक है, एक सीढ़ी यहाँ पर हमने बना दी। ठीक है, एक सीढ़ी यहाँ बना दी। मान लीजिएगा यहाँ पर हमने एक सांप बना दिया। ठीक है, जैसे एक सांप बना दिया और वो आपको कहाँ पहुँचा देगा, वो सांप जो है वो आपको यहाँ पहुँचा देगा, फर्स्ट पर पहुँचा देगा। ठीक है, तो इससे बच्चे गिनती तो सीख रहे हैं, गिनती तो सीख रहे हैं बेटा, काउंटिंग ही तो सीख रहे हैं, राइट। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, काउंटिंग सीख रहे हैं। तो क्या ऑप्शन बनेगा हमारा, बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट बनेगा। चलो खेलिए, अच्छा सभी लोगों ने खेली होगी सांप सीढ़ी, बिल्कुल सभी लोगों ने सांप सीढ़ी खोली होगी। चलो ये रहा 15 क्वेश्चन बेटा। इसका लास्ट क्वेश्चन पर हम एक अगला सेट पेपर लेंगे जल्दी से। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षण बच्चे के प्रतिमान के अवधारणा विकास का उच्चतम प्रदर्शित करता है बेटा, यानी कि प्रतिमान के अवधारणा विकास का उच्चतम स्तर दर्शाता है। कौन दर्शाएगा, पैटर्न की पहचान करना, पैटर्न का विस्तार करना, पैटर्न की नकल करना, पैटर्न का सृजन करना, कौन बताएगा बेटा, उच्चतम स्तर। तो भाई इसको ऐसे कर लो आप लोग, ये बयान आप ऐसे करिएगा, आप बेंजामिन सैमुअल ब्लूम की थ्योरी याद रखना। पहला है बेटा नॉलेज, ज्ञान, फिर है बोध, और तीसरा है प्रयोग, और चौथा है बेटा विश्लेषण। ठीक है, और संश्लेषण और मूल्यांकन। बेटा ये ओल्ड टैक्सोनॉमी है, ये ओल्ड टैक्सोनॉमी है। न्यू टैक्सोनॉमी ये है बेटा, नई टैक्सोनॉमी भी आ चुकी है। नई टैक्सोनॉमी ये है। नई टैक्सोनॉमी में क्या है जरा देखिएगा बेटा, ज्ञान ज्ञादी है, बोध को अबोध कर दिया गया, अबोध कर दिया गया, अबोधन कर दिया गया। इसको प्रयोग को अनुप्रयोग लिखते हैं, आप प्रयोग को अनुप्रयोग लिखते हैं बेटा। विश्लेषण विश्लेषण ही है, हाँ संश्लेषण हट गया बेटा, मूल्यांकन आ गया है, और नया क्या जुड़ गया बेटा, सृजनात्मक जुड़ दिया गया है। नया क्या जुड़ा है, सृजनात्मक जुड़ा है। ये बेंजामिन सैमुअल ब्लूम की टैक्सोनॉमी है बेटा, बीएस ब्लूम है बेटा, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम है। ठीक है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। इसे संज्ञानात्मक टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, संज्ञानात्मक। बेटा सबसे एक चीज याद रखिएगा, कल की क्लास का क्वेश्चन बेटा, ये तीनों कौन, ये ओल्ड है, ये बेटा न्यू टैक्सोनॉमी है, न्यू टैक्सोनॉमी है। इधर देखो ये तीनों बेटा क्या हैं, ये तीनों है क्या, ये तीनों निम्न है बेटा, और ये तीनों बेटा क्या है, उच्च हैं। उनमें सबसे उच्च है बेटा, सबसे उच्च कौन सा, मूल्यांकन, यानी वर्तमान में हम कहेंगे इसको आपका सृजनात्मक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बेटा, डी बनेगा। आ गया, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़े।